नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई के मई महीने में शून्य से नीचे आ जाने की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आरोप लगाया कि महंगाई में कमी को लेकर सरकार की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि जरूरी वस्तुओं की कीमत में कोई गिरावट नहीं आई है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी दावा किया कि आम उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार और थोक विक्रेताओं को फायदा मिल रहा है। बता दें, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई खाद्य पदार्थों, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं के दाम घटने से मई में शून्य से 3.48% नीचे आ गई, जो 7.5 वर्षों का निचला स्तर है। गौरव वल्लभ ने मीडिया से कहा कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा सरकार के लोग महंगाई की दरों का झूठ फैला रहे हैं कि WPI नेगेटिव हो गया, CPI भी कम हो गया, महंगाई से देश को राहत मिल गई। लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी आवश्यक वस्तु के दाम में कोई कमी नहीं आई। फल, सब्जी, अनाज के दाम कम नहीं हुए, ना ही पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 जून को खत्म हुए हफ्ते में 1.318 अरब डॉलर गिरकर 593.749 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है। हालांकि इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी देखी गई थी और ये 5.93 अरब डॉलर बढ़कर 595.067 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज कर्नाटक में स्कूल पाठ्यक्रम से सावरकर और हेडगेवार को हटाने के लिए कांग्रेस पर चुप रहने के लिए शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि अब उद्धव ठाकरे की आदर्शवादिता कहां चली गई। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर केवल सत्ता में रहने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में तो ये कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ चल रहे हैं ना। कर्नाटक के सिलेबस से हेडगेवार और सावरकर का नाम हटाने पर उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं? एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि वो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का विकल्प प्रदान करने के लिए सभी विपक्षी दलों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एकता बनाने के लिए राजी करेंगे। पवार ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी को ज्यादातर उन राज्यों में खारिज कर दिया गया है जहां वो शासन कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए चुनी हुई सरकार को गिराया है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि अगर लोगों ने राज्य स्तर पर भाजपा को खारिज कर दिया है तो उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर अलग नहीं होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शशि थरूर ने पार्टी को एक सलाह दी है। थरूर ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि इस जीत के बाद हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि मतदाताओं का रुख प्रादेशिक और राष्ट्रीय चुनाव के बीच बदल सकता है। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में जीत के बाद 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का हवाला भी दिया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी को ये नहीं समझना चाहिए कि राज्य में सफलता का मतलब लोकसभा चुनाव में सफलता है। सांसद थरूर का कहना है कि कांग्रेस ये मानकर नहीं चल सकती कि जो चीज प्रदेश के चुनाव में काम कर गई वो राष्ट्रीय चुनाव में भी काम करेगी। थरूर ने कहा कि 2018 में हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों में हम हार गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान जारी कर कहा है कि सरकार को देश के संसाधनों को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए और समाज में उथल पुथल की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने एक बयान में कहा, हमारे देश में कई धर्मों, संस्कृतियों और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और यही विविधता इसकी पहचान है। बोर्ड ने सरकार से अपील की कि वो धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करे। बता दें, 22वें विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर परामर्श प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत आयोग ने आम लोगों और सरकारी मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाओं से विचार मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 20 से 24 जून के बीच अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे और अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। हालांकि खबर आई है कि उनके दौरे के शुरू होने से तुरंत पहले अमेरिका में मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री कुछ संस्थान चलाने जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से एक पत्रकार ने BBC डॉक्यूमेंट्री के बाद BBC के खिलाफ कार्रवाई और मानवाधिकार से संबंधित सवाल पूछे। BBC की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार ने अपने सवाल में कहा था कि PM मोदी का स्वागत बड़ी संख्या में यहाँ अमेरिकी भारतीय करने वाले हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो विरोध प्रदर्शन करेंगे या वो चाहते हैं कि प्रशासन मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाए।
बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार इस पर मिलर ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अमेरिका भारत के साथ काम करता है। मैंने पहले भी इस बारे में बात की है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम नियमित तौर पर भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात करते हैं। मानवाधिकार मुद्दों को लेकर हमारी चिंताएं स्पष्ट हैं। हम उनसे इस बारे में निजी तौर पर भी बात करते हैं और सार्वजनिक तौर पर भी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन पर मैं यही कहूंगा कि हम प्रत्येक अमेरिकी व्यक्ति के अपनी आवाज उठाने के अधिकार का समर्थन करते हैं। बता दें 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद न्यूयॉर्क स्थित मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने आलोचना करते हुए कहा था यह कदम आलोचना पर लगाम लगाने की सरकार की एक और कोशिश है। बता दें पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी। रिलीज होने के साथ एक्टर प्रभास स्टारर फिल्म आदिपुरुष विवादों में फंस गई है। लाइव लॉ के मुताबिक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की है। आरोप है कि फिल्म में भगवान राम, माता सीता, हनुमान और रावण जैसे धार्मिक चरित्रों की छवि से छेड़छाड़ की गई है। आपत्तिजनक दृश्यों को फिल्म से हटाया जाए। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने कहा कि वो फिल्म आदिपुरुष को जारी सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने के साथ ही फिल्म को बैन करने की मांग करेंगे। आदिपुरुष फिल्म से हिंदुओं की भावना आहत हुई है। कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML का नाम बदलने पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि NMML एक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों एवं अभिलेखों का खजाना घर रहा है। उन्होंने कहा कि अब से इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी कहा जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी तब आई है जब गुरुवार को NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि नेहरू का नाम अब परिसर से हटा दिया जाएगा। विशेष बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। वो सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। इस फैसले को लेकर ही जयराम रमेश ने आज हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने को लेकर बीजेपी की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के लिए कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार और लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी RSS की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा है कि नेहरू पत्थर पर लिखी वो इबारत है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जितना नेहरू का नाम मिटाओगे तुम उतने बौने बनते जाओगे। किसका नाम मिटाना चाहते हो? जिसने ब्रिटिश हुकूमत के 200 साल बाद तुम्हारी तरह से रोना नहीं रोया, अंग्रेजों द्वारा लूटकर छोड़े गए एक देश भारत की नींव रखी और ये परिकल्पना की कि देश के संसाधनों पर पहला हक जनता का होगा, देश में सस्ती और गुणवत्तापरक शिक्षा होगी, देश का किसान आगे बढ़ेगा, जिसके लिए इस देश को IIT, IIM, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाखड़ा नांगल डैम जैसे बड़े संस्थान दिए। उस नेहरू को जिसने इस देश को सपने देखकर उनको पूरा करने की ताकत दी, वो नेहरू जिसने अमेरिका और रूस की आंख में आंख डालकर हिंदुस्तान का अपना रास्ता खुद चुनने की हिम्मत दिखाई और दुनिया के एक बड़े हिस्से को तटस्थ रहने का संकल्प कराया, वो नेहरू जिनको गांधी ने हिंद के जवाहर बने रहने की हिदायत दी, वो जिसने कहा कि मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं आपका सेवक हूँ, वो नेहरू जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए पर आज़ादी के लिए 10 साल जेल में काट दिए और वहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे ग्रंथ लिख डाले, वो नेहरू जिन्होंने चौतरफा विकास किया, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के तौर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गठन किया, वो नेहरू जिन्होंने हिमालयन स्कूल ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना की, वो नेहरू जिन्होंने चीन से युद्ध के दौरान संसद का सत्र बुलाकर बेबाक बहस कराई और वो नेहरू जो लोकतंत्र के इतने बड़े प्रहरी थे कि अपने ही खिलाफ अखबार में संपादकीय लिखते थे, वो नेहरू जिनमें आइंस्टाइन से लेकर एक साधारण श्रमिक से संवाद करने की गहराई थी। आप नेहरू बनने की कितनी भी कोशिश करिए, नेहरू बहुत बड़े थे, हैं और रहेंगे। बस इन कोशिशों में आप और बौने होते जा रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपना बयान क्यों बदला? क्या उसने पहले किसी दबाव में आरोप लगाया था या फिर अब कुछ और बात हो गई है? ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में शामिल रही साक्षी मलिक ने नाबालिग द्वारा अपना बयान वापस लिए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने इस मामले में धमकी दिए जाने का संदेह जताया। साक्षी मलिक का यह बयान तब आया है जब पुलिस ने नाबालिग द्वारा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की सिफारिश की है।
पुलिस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि जांच में कोई सबूत नहीं मिला है। अब संभावना है कि दिल्ली पुलिस के इस रुख से ब्रजभूषण पर से पॉक्सो एक्ट की धाराएं खत्म हो जाएं। साक्षी मलिक ने एएनआई से कहा कि पुलिस द्वारा कल सौंपी गई चार्जशीट में ब्रजभूषण का नाम है। नाबालिग के मामले में साफ है कि परिवार पर काफी दबाव है। सरकार द्वारा हमारी शेष मांगों को पूरा करने के बाद हम आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। साक्षी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, पॉक्सो मामले में अगर ब्रजभूषण को तब गिरफ्तार किया जाता जब नाबालिग का बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था तो नाबालिग शिकायत वापस नहीं लेती और इतना ही नहीं, अन्य लड़कियां भी आगे आती और शिकायत करती। मैंने सुना है कि दबाव था और धमकियां मिली। अदालत को यह तय करना होगा कि क्या करना है। ब्रजभूषण से पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाए जाने के सवाल पर साक्षी मलिक ने कहा, ये धाराएं पुलिस ने हटाई हैं। जैसा कि हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि वो पहले वाले बयान को मानेगा या बाद वाले बयान को। उन्होंने कहा कि रही बात की उनके नाबालिग शिकायतकर्ता के जो पिता हैं उन पर दबाव है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। इससे तो यही समझा जाता है कि उन्होंने दबाव के कारण ऐसा किया है, वो टूट चुके हैं। इसके आगे की रणनीति पर साक्षी मलिक ने कहा कि मैं ये क्लियर कर दूं कि एक बार चार्जशीट हमें मिल जाए और दूसरा ये कि सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो बाकी हैं और दो तीन बातें थीं जो एक बार साफ हो जाएं तभी हम फैसला कर पाएंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। मणिपुर में मई 2023 की शुरुआत से मेइती समुदाय और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा पर देश भर के 550 सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सभी पक्ष तत्काल संघर्ष विराम करें। उन्होंने मणिपुर और केंद्र सरकार से मांग की है कि तुरंत हिंसा पर रोक लगाई जाए। देश भर के इन 550 सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक साझा बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में चल रही हिंसा पर अपनी अपनी चुप्पी तोड़ें। इन सामाजिक संगठनों की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हिंसा के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं या हिंसा से प्रभावित हुए हैं। हिंसा अभी भी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों द्वारा निभाई गई विभाजनकारी राजनीति के कारण आज मणिपुर का बहुत बड़ा हिस्सा जल रहा है। अब और अधिक लोगों की जान नहीं जाए, इसके लिए हिंसा के सिलसिले को रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं सरकारों की है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हिंसा रोकने के लिए दोनों ही समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। बिपरजॉय के गुजरात तट से टकराने के बाद राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। गुजरात में इस चक्रवाती तूफान से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। चक्रवात के आने से पहले ही करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है कि चक्रवात की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। तेज हवा से पेड़ गिर गए हैं, बिजली के खंभे उड़ गए, सड़कें अवरुद्ध हो गईं। तटीय क्षेत्रों में करीब 1000 गाँवों में बिजली गुल हो गई है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि भयंकर चक्रवाती तूफान ने जगाहू बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार करके गुजरात में भी दस्तक दी। खबर है कि चक्रवाती तूफान के कारण करीब 22 लोग घायल हुए हैं और 23 पशुओं की मौत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी को लेकर बयान आया है। बता दें, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ही लोगों को नीतीश की प्रतिक्रिया का इंतजार था। वहीं अब नीतीश कुमार ने कहा है कि जीतन राम मांझी पहले से ही भाजपा से मिले हुए थे और वो हमारी बातें बीजेपी तक पहुंचाते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि आपको पता है कि हमने 2014 में खुद रिजाइन करके उन्हें सीएम बनाया था, जबकि पार्टी का कोई नेता नहीं चाहता था कि मैं सीएम पद से हटूं, लेकिन मैंने उन्हें सीएम बनाया। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हम तो सब जान रहे थे, वो बीजेपी के लोगों से मिलते थे और मीटिंग की बात करते थे। उन्होंने खुद कहा था कि विपक्ष की बैठक में मैं भी रहूंगा। जब वो मेरे पास मिलने आए तो मैंने कह दिया कि आपको हमने इतना बनाया, या तो आप अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दीजिए या फिर अलग होना है तो अलग हो जाइए। उन्होंने विलय नहीं किया और छोड़ दिया। अब वो अलग हो गए हैं तो ठीक हुआ ना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार की तड़के आतंकवादियों और सेना व पुलिस के संयुक्त दलों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकवादी मारे गए हैं। क्षेत्र की तलाश चल रही है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान जारी है। एडीजीपी ने कहा कि कुपवाड़ा जिले के एलओसी के जुमागुंड इलाके में कुपवाड़ा पुलिस के खास इनपुट पर आतंकवादियों और सेना और पुलिस के संयुक्त दलों के बीच मुठभेड़ हुई थी।
मणिपुर में 2 दिन पहले ही हिंसा में 11 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद अब केंद्रीय मंत्री के घर को निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इम्फाल में कल रात केंद्रीय मंत्री के घर पर 1000 से अधिक लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और उनके घर में आग लगा दी। आरोप है कि घर पर पेट्रोल बम फेंका गया। केंद्रीय मंत्री RK रंजन सिंह घटना के वक्त इम्फाल स्थित अपने घर में नहीं थे। हिंसा में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। मंत्री ने ANI से कहा, मैं आधिकारिक काम के सिलसिले में फिलहाल केरल में हूं। शुक्र है कि बीती रात इम्फाल में मेरे घर पर हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। उपद्रवी पेट्रोल बम के साथ आए थे। मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को नुकसान पहुंचा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।